हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा, मतलब हम अभी भी सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी में आज पढ़ते हैं कंपोजिट बार्स के बारे में। कंपाउंड बार भी कहते हैं या कंपोजिट बार भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम सीरीज में, बार्स अगर सीरीज में है तब, और उसमें भी तीन केस होंगे। पहला केस है लोड एक्टिंग एट फ्री एंड, एक पॉइंट पे लोड एक्ट कर रहा है फ्री एंड पे, और ये 3 बार है आपकी सीरीज में है इस टाइप से। तो इसको पढ़ेंगे हम पहले। देखो, इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम एंड मेथड ऑफ एक्सियल लोडिंग। तो हम तीनों मेथडों को एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा मेथड हमारे लिए सही सूटेबल है, हम उसी मेथड को यूज करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये जो इस टाइप में आ जाए और फ्री एंड पे अगर लोड लग रहा हो, तो इस कंडीशन में P की वैल्यू, सपोज करो ये 1 है, बार 1 है, ये बार 2 है, ये बार 3 है, तो P की वैल्यू जो होगी वो P1 के इक्वल होगी, वही वैल्यू P2 के इक्वल होगी और वही वैल्यू P3 के इक्वल होगी। मतलब जो ये P एक्ट कर रहा है, इस 3 मेंबर में भी यही P एक्ट करेगा, 2 मेंबर में भी और 1 मेंबर में भी। ये हम देख लेंगे अलग अलग मेथड से क्या यही आता है या डिफरेंट आता है। और डेल्टा टोटल की वैल्यू, टोटल डिफ्लेक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। तो ये 2 इक्वेशन है मेन, यही 2 इक्वेशन आपकी यूज होंगी, यही 2 इक्वेशन आपकी लगेंगी इसमें। तो पहले हम एक मेथड देखेंगे, फिर दूसरा मेथड देखेंगे कैसे होता है। तो देखो क्या करते हैं, इसमें एक एक्सिस ले लेते हैं, इसमें एक्सिस 1 एक्सिस, इस 2 में एक और एक्सिस ले लेते हैं 2 एक्सिस, और 3 में एक और एक्सिस ले लेते हैं 3 एक्सिस। सपोज कर लेते हैं 1 जो है 1 बार है, इसका डायमीटर आपका D1 है, डायमीटर D1 है, और यंग्स मॉडुलस आपका E1 है, और इसकी लेंथ यहां पर हम लिख लेते हैं, लेंथ सपोज कर लेते हैं इसकी लेंथ L1 है। सेकंड बार है, इसकी लेंथ L2 है, डायमीटर D2 है, और यंग्स मॉडुलस आपका E2 है। थर्ड जो बार है, इसकी लेंथ मान लो L3 है, D3 डायमीटर है इसका, और E3 इसका यंग्स मॉडुलस है। तो इस टाइप से हम मान लेते हैं ये तीनों चीजें। अब हम इसको देखेंगे, चेक करेंगे। तो 2 मेथड पहले पढ़ेंगे, तीसरा मेथड हम बाद में पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरे केस में हम पढ़ेंगे तीसरा मेथड। तो सबसे पहला जो मेथड है हम वो पढ़ने वाले हैं, कौन सा, फ्री बॉडी डायग्राम। पहला मेथड हम पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करो, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले थर्ड मेंबर ले लेते हैं। थर्ड मेंबर, यहां पर लोड आपको साफ दिखाई दे रहा है, P एक्ट कर रहा है। अगर यहां पर P एक्ट कर रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है, थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। दूसरी डायरेक्शन में भी, यहां पर भी इसी के ऑपोजिट लोड एक्ट करेगा। यहां पर एक रिएक्शन एक्ट करेगी जो किसके इक्वल होगी, P के ही इक्वल होगी। तो सिंपली बस, यानी कि 3 में P3 की वैल्यू, थर्ड में जो लोड एक्ट कर रहा है वो कितना है, P के इक्वल है। अगर लोड P के इक्वल है तो बाकी सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। कैसे, सिग्मा 3 की वैल्यू कैसे आएगी, सिग्मा 3 की वैल्यू आएगी P/A होता है, यानी कि P3/A3 लिखेंगे तो P3 को P ही लिखेंगे और A3 को A3 लिख सकते हो, या आप P डिवाइड बाय क्या लिख सकते हो, π/4 D3 का स्क्वायर, या 4 ऊपर चला जाएगा तो इसको लिख लेंगे 4P डिवाइड बाय पाई D3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा 3 की वैल्यू। अब निकालते हैं डेल्टा की वैल्यू। इसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा। देखो, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि कैसे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आता है। तो देखो क्या होता है, स्ट्रेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इंटू स्ट्रेन। तो यहां से हम स्ट्रेन की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस डिवाइड बाय E। और इस स्ट्रेन का एक और फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L/L। तो स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा L/L इज इक्वल टू सिग्मा बाय E। और सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P/A। सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, P/A, हमें पता है। तो P/A/E ये होगी आपकी डेल्टा L/L की वैल्यू। तो यहां से डेल्टा L की वैल्यू क्या आएगी,
डेल्टा एल की वैल्यू आएगी, एल उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, पी एल बाय ए ई। डेल्टा एल लिख लो या इसको आप सिंपली डेल्टा भी लिख सकते हो। तो 3 में देख रहे हैं तो डेल्टा 3 की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा 3 की वैल्यू आएगी P3L3 बाय A3 E3, और P3 जो है P के ही इक्वल है, तो इसको आप लिख सकते हो PL3 A3 E3, और A की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो कितनी, π/4 D3 का स्क्वायर। तो डेल्टा 3 आपके पास आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 PL3 डिवाइड बाय पाई D3 का स्क्वायर इंटू E3, ये आपके पास डेल्टा 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसमें स्ट्रेस की वैल्यू हमने निकाल ली, ये स्ट्रेस की वैल्यू आई और ये डेल्टा की वैल्यू आई। अब डेल्टा 3 आपके पास आ गया है और स्ट्रेस भी आ गया है। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड का फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, किसका, दूसरे मेंबर का। तो इस टाइप से इसका क्या है, D2 एंड E2 है और लेंथ आपकी L2 है। तो इस डायरेक्शन में अगर रिएक्शन लग रही है 3 पे, अगर इस डायरेक्शन में रिएक्शन लग रही है तो 2 पे क्या होगा, इस क्योंकि 3 और 2 का ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, तो 3 पे अगर इस डायरेक्शन में रिएक्शन लग रही है तो फिर से न्यूटन्स लॉ कहता है कि अगर इसका दूसरे मेंबर का इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहां पर भी सेम जैसे ये रिएक्शन है वैसी रिएक्शन यहां पर आएगी P, और फिर से न्यूटन लॉ कहता है कि यहां पर अगर P लग रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी यहां पर P एक्ट करेगा, यहां पर P लग रहा है तो यहां पर भी P एक्ट करेगा, तो टेंसाइल है तो टेंसाइल आएगा। तो सिंपली सेम ऐसे ही हम सिग्मा 3 की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं। पहले तो P3 लिखेंगे, सॉरी P2 लिखेंगे, P2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, P के ही इक्वल आई। 2 में भी P जो है वो लोड जो है P के इक्वल आ रहा है, तो P2 की वैल्यू P के इक्वल आई। इसके बाद P2 की वैल्यू आ गई आपके पास, तो सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आएगी, P2 बाय A2, और आप इसको लिखोगे तो क्या आएगी 4P, P2 की जगह P आ जाएगा, पाई D2 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही डेल्टा 2 की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आ जाएगी 4PL2 डिवाइड बाय पाई D2 का स्क्वायर इंटू E, ये आपके पास डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे डेल्टा 3 की वैल्यू थी 4PL3, यहां पर 4PL2 हो जाएगा, पाई D3 स्क्वायर था यहाँ पर पाई D2 स्क्वायर हो जाएगा, और E यहाँ पर E3 था वहाँ यहाँ E2 हो जाएगा। ऐसे डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी टाइप से आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो 1 के लिए भी। तो 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फिर से ये जो पॉइंट है ये और ये पॉइंट कॉमन है, तो अगर इस डायरेक्शन में लोड एक्ट कर रहा है P, तो इसकी वजह से रिएक्शन क्या आएगी, यहाँ पर P आएगी। यही न्यूटन्स लॉ कहता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही कहता है। ये 1 है तो इसकी लेंथ L1 है। अब यहां पर अगर ये लोड है इस डायरेक्शन में तो इसकी रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से P आ जाएगी, यानी कि P1 की वैल्यू भी P के इक्वल हो जाएगी। तो जैसा हमने कहा था कि P की वैल्यू P1, P2, P3 तीनों की वैल्यू इक्वल होगी, और किसके इक्वल होगी, P के इक्वल होगी। तो यहां से हमें पता चल गया फ्री बॉडी डायग्राम से कि P3 भी P आ रहा है, P2 भी P आ रहा है और P1 भी P आ रहा है। बस तीनों P की वैल्यू सेम है। अब डेल्टा 1 की वैल्यू, या से पहले सिग्मा 1 की वैल्यू, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास P1 बाय A1, या इसको 4P डिवाइड बाय पाई D1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपके पास सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही डेल्टा 1 जब आप लिखोगे तो क्या आ जाएगी 4PL1 डिवाइड बाय पाई D1 का स्क्वायर इंटू E, ये आपके पास डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी। और डेल्टा टोटल जो होगा, टोटल डिफ्लेक्शन साफ दिखाई दे रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन प्लस इसमें डिफ्लेक्शन प्लस इसमें डिफ्लेक्शन, तो डेल्टा टोटल की वैल्यू ये आ जाएगी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। तो ये हमने पढ़ा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी है, इस मेथड को आप बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हो कि फ्री बॉडी डायग्राम हमारे कैसे बनते हैं। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम। अब दूसरा मेथड देखेंगे हम इसके बाद, मेथड ऑफ सेक्शन। अब आ जाते हैं हम सेकंड मेथड पे, दैट इज मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन को भी यहीं डिस्कस करेंगे और एक्सियल लोडिंग को हम नेक्स्ट केस जो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ सेक्शन देखते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन बहुत इजी है।
मेथड ऑफ सेक्शन क्या है, बहुत इजी है। आपको इस तरह से सेक्शन बना लेने हैं हर मेंबर के बीच में, जैसे 1-1 सेक्शन है, ये 2-2 सेक्शन है, ये वाला 3-3 सेक्शन है। इस टाइप से आप सेक्शन बना लोगे, 1-1, 2-2 एंड 3-3, ये सेक्शन आप बना लोगे। ठीक है, ये सेक्शन बनाने के बाद आप क्या करोगे, जिसमें भी आपको लोड की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअल में ये जो सारे मेथड है सिर्फ लोड की वैल्यू की एक पर्टिकुलर मेंबर में, जब कंपोजिट है तो एक पर्टिकुलर मेंबर में कौन कितना लोड लग रहा है वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। तो मेथड ऑफ सेक्शन यहां पर देख रहे हैं हम। मेथड ऑफ सेक्शन में क्या होगा, आपको एक सेक्शन बना लेने हैं और सेक्शन से एक साइड के लोड काउंट कर लो। तो यहां पर तो देखो रिएक्शन लगेगी, तो इस टाइप का छोड़ दो, फ्री एंड से स्टार्ट कर लो, बहुत इजी होता है। फ्री एंड से आप स्टार्ट कर लो, एक साइड के आप लोड काउंट कर लो। तो देखो इस पहले 3-3 में देखते हैं, P3 की वैल्यू, P3 की वैल्यू क्या आएगी, P3 की वैल्यू आएगी, P आपको एक साइड का करना है काउंट, 3-3 सेक्शन से राइट हैंड साइड में काउंट कर लो, राइट साइड में कौन कितना लोड है। तो राइट साइड में देखो P ही है, सिर्फ कितना लोड है, इक्वल टू प्लस P है, P है और वो भी पॉजिटिव है, टेंसाइल है। 3-3 से सिर्फ P ही लोड है, यानी कि P3 की वैल्यू क्या आएगी, P आएगी। P3 की वैल्यू P आई तो सिग्मा 3 की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो P/A3, या P3/A3, और P3 किसके इक्वल है, P/A3, और A की वैल्यू पुट करने के बाद 4P डिवाइड बाय पाई D3 का स्क्वायर, ये आपके पास सिग्मा 3 की वैल्यू हुई। ऐसे ही डेल्टा 3 की वैल्यू, डेल्टा को हम लिख लेते हैं यहां पर, डेल्टा जब भी आएगा तो आप याद रखना ये वाला फॉर्मूला PL/AE, ये याद कर लो अच्छे से। डेल्टा की वैल्यू PL/AE, बार बार आपको निकालना ना पड़े, ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो PL/AE से करेंगे तो क्या हो जाएगा, P3 की वैल्यू P ही रहेगी, L की वैल्यू L3, A की वैल्यू A3, E की वैल्यू E3। तो A की वैल्यू जब पुट कर दोगे तो π/4 D3 का स्क्वायर, 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4PL3 डिवाइड बाय A नहीं आएगा, अब क्या आएगा, पाई D3 का स्क्वायर इंटू E3, ये आपके पास हो जाएगी डेल्टा 3 की वैल्यू। ये मेथड ऑफ सेक्शन यूज करके हमने थर्ड बार थी, 3 नंबर बार थी, इसमें हमने निकाल लिया। ऐसे ही मेथड ऑफ सेक्शन यूज करके अगर हम P2 की वैल्यू निकालेंगे तो P@2 सेक्शन की वैल्यू, इस सेक्शन पे फिर से हम एक साइड में जितने लोड लग रहे हैं, जो प्लस है, जो टेंसाइल है उसको पॉजिटिव लेंगे, कंप्रेसिव उसको नेगेटिव लेंगे, उस टाइप से हम काउंट कर लेंगे। तो ये 2-2 सेक्शन है, 2-2 सेक्शन से इधर राइट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ P लग रहा है, उसके बाद और कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि सिर्फ P ही आएगा, वो भी पॉजिटिव लग रहा है। P2 की वैल्यू भी क्या आएगी, P आएगी। P2 की वैल्यू P आई तो सिग्मा 2 की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 4P डिवाइड बाय पाई D2 का स्क्वायर। और ऐसे ही डेल्टा 2 की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो, 4PL2 डिवाइड बाय पाई, ये क्या हो जाएगा, D2 का स्क्वायर इंटू E, ये डेल्टा 2 की वैल्यू। ऐसे ही आप P1 की वैल्यू आप निकालोगे, P@11 सेक्शन आप निकालोगे तो कैसे आएगी, देखो 1-1 सेक्शन के फिर से राइट साइड से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, प्लस P, इसके बाद और कोई लोड कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा, यानी कि सिर्फ प्लस P एक्ट कर रहा है। तो ये मेथड तो बहुत इजी है। फ्री बॉडी डायग्राम में आपको अलग अलग डायग्राम बनाने पड़ेंगे सबके, बट यहां पर आपको जरूरत नहीं है। मेथड ऑफ सेक्शन लगाओ, डायरेक्टली एक साइड के लोड काउंट करो, जो टेंसाइल है उसको प्लस में लिख दो, जो कंप्रेसिव उसको माइनस में लिख दो। तो ये भी P1 की वैल्यू भी प्लस P आई, P1 की वैल्यू प्लस P आई तो सिग्मा 1 डायरेक्टली लिख लो, सिग्मा 1 की वैल्यू 4P डिवाइड बाय पाई D1 का स्क्वायर। और ऐसे ही डेल्टा 1 की वैल्यू 4PL1 डिवाइड बाय पाई D1 का स्क्वायर इंटू E, ये डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी। उसके बाद डेल्टा टोटल की वैल्यू आप लिख सकते हो, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। आप यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था P1, P2, P3 तीनों इक्वल आएंगे, P के इक्वल आएंगे, यहां पर भी वही आ रहे हैं। तो डेल्टा टोटल में तीनों डेल्टा को आप ऐड कर दोगे तो टोटल डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपल सी बात है कि जो सिग्मा है, सिग्मा, एक और चीज देख लेते हैं हम, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, यानी कि डी जिसके लिए मैक्सिमम होगा उसके लिए सिग्मा क्या होगा, मिनिमम होगा।
और जिसके लिए डी मिनिमम होगा उसके लिए सिग्मा मैक्सिमम होगा। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, वो सिग्मा 3 के इक्वल आएगी, क्योंकि सबसे कम डी किसका है, 3 का है। और सिग्मा 3 की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 4p डिवाइड बाय पाई d3 का स्क्वायर। और d3 जो है वो क्या है, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 4p डिवाइड बाय पाई d मिनिमम का स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगी सिग्मा मैक्स की वैल्यू। ऐसे ही सिग्मा मिनिमम कौन सा होगा, सिग्मा मिनिमम की वैल्यू होगी सिग्मा 1 वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा डायमीटर उसका है। जिसका सबसे ज्यादा डायमीटर उसमें सिग्मा की वैल्यू सबसे कम। P भी आपको देखना है, ऐसा नहीं कि P नहीं देखना, पर यहाँ पे P क्या है, तीनों में सेम है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4p डिवाइड बाय पाई d1 का स्क्वायर। और d1 को क्या लिख सकते हो, d1 क्या है यहाँ पर, इस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो 4p डिवाइड बाय पाई d मैक्सिमम का स्क्वायर। ये हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लो। अगर 1 डिवाइड बाय 2 करते हैं, आप करके देख लो, सिग्मा मैक्स डिवाइड बाय सिग्मा मिनिमम, इसकी वैल्यू सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा मिनिमम करोगे तो इसको डिवाइड करोगे, यहां से देखो 4p से 4p कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये ऊपर चला जाएगा, d मैक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे d मिनिमम आ जाएगा, और दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये आप लिख सकते हो सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा मिनिमम। अगर इनका रेशो देखना है तो मैक्सिमम डायमीटर डिवाइड बाय मिनिमम डायमीटर का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास इसका रेशो। तो ये हमने यहां पर दूसरा मेथड देखा, मेथड ऑफ सेक्शन। तो यहां पर हम अभी सिर्फ 2 ही मेथड करेंगे। तीसरा मेथड जो करेंगे वो नेक्स्ट केस में करेंगे। बट अगले केस को पढ़ने से पहले एक टेपर बार होती है, टेपर बार, उसके लिए हम देख लेते हैं कि टेपर बार की इलोंगेशन कितनी आएगी। वो हम अभी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड होता है। अभी हम देख लेंगे उसको, इसी से रिलेटेड होता है टेपर बार का। तो इसलिए पहले टेपर बार वाला हम एक बार देख लेते हैं कि टेपर बार में इलोंगेशन कितनी आती है। और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सबके लिए, गेट में भी आता है, एसएससी जेईई में तो बहुत बार पूछा जाता है, ईएस में भी आता है। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं, बाकी फिर आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार अंडर एक्सियल लोडिंग। सपोज कर लो ये टेपर्ड बार है, मतलब डायमीटर जो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे D1 से लेके D2 तक, यहाँ पर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है और इस पॉइंट पे लोड लग रहा है P। अब ये जो इससे पहले टॉपिक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कैसे है, देखो बता देते हैं कि इस टेपर बार को क्या हम ऐसे नहीं मान सकते कि जो ये टेपर बार है इस टाइप से, एक बार, दूसरी बार उससे थोड़ा सा डायमीटर कम, तीसरी बार उससे थोड़ा सा डायमीटर कम, चौथी बार उससे थोड़ा सा, इस टाइप की बहुत सारी बार्स आपस में मिलके जुड़ी हुई हैं, उसी टाइप से ये टेपर बार है। क्या हम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं कि बहुत सारी बार हैं जो सीरीज में जोड़ी हुई है, जिनका डायमीटर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, इसका डायमीटर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम थोड़ा सा, फिर उससे कम नेक्स्ट का, उससे थोड़ा सा कम नेक्स्ट का, इस टाइप से जुड़ी हुई है। और सारी बार्स जो है वो क्या है, सीरीज में है। और लोड भी कहां लग रहा है, एंड पॉइंट पे लोड लग रहा है। तो सिंपल उसी से रिलेटेड है, यानी कि हर एक स्ट्रिप के ऊपर जो लोड लगेगा वो कितना लगेगा, P लगेगा। तो स्ट्रिप के ऊपर, यानी कि अगर हम एक स्ट्रिप मान ले यहां पर, एक इस पॉइंट से जहां पे लोड लग रहा है वहां से x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप एज्यूम कर लेते हैं, और इस स्ट्रिप को हम यहां पे थोड़ा सा बड़ा दिखाया है, बल्कि इस स्ट्रिप की थिकनेस जो dx है वो हम इतनी मान लेते हैं कि बहुत कम है, और वो जो डायमीटर है उसका, उस टाइम पे डायमीटर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वैसे भी आपने देखा होगा कि अगर इस टाइप के डायग्राम को आप जूम इन करते जाओ, यहाँ पे जूम इन करते जाओ, तो आपको ऐसे दिखेगा, एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, इस टाइप से बहुत सारी लाइनों से मिलके बनी हुई है, अगर हम बहुत ज्यादा इसको जूम कर दें तो यानी कि ये जो इस टाइप से जहां पर आपका डायमीटर आपका कांस्टेंट है, इतना डिस्टेंस, इसी को हमने लिया है, क्या लिया है, dx लिया है, इसी को एक स्ट्रिप मान लिया है। dx थिकनेस की एक स्ट्रिप ले ली है, बहुत छोटी सी थिकनेस है dx, उसमें एक स्ट्रिप ले ली है, जिस वहां पर हम डायमीटर मान लेते हैं d, x डिस्टेंस पे है। तो इस स्ट्रिप के ऊपर जो लोड लग रहा होगा वो भी तो P ही लग रहा होगा,
जैसा कि हमने पहले वाले केस में देखा कि हर स्ट्रिप पे कितना लोड लग रहा होगा। अगर इस बार को मान लें कि बहुत सारी स्ट्रिपों से मिलके बनी हुई है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स से मिलके बनी हुई है, तो हर स्ट्रिप पे जो लोड लग रहा होगा वो P एक्ट कर रहा होगा। तो P एट स्ट्रिप जो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू P ही होगी। अगर स्ट्रिप पे लोड की वैल्यू P है और स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, dx, स्ट्रिप की लेंथ dx है, तो स्ट्रेन इन स्ट्रिप क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन स्ट्रिप, इस स्ट्रिप में स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन इन स्ट्रिप इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, मान लो डेल्टा, इसको डेल्टा ही लिख लो, स्मॉल डेल्टा, डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ स्ट्रिप डिवाइड बाय इसकी लेंथ कितनी है, स्ट्रिप की लेंथ dx, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सपोज करो इसमें डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, स्मॉल डेल्टा, डेल्टा ऑफ स्ट्रिप लिख लेंगे और डिवाइड बाय इसकी लेंथ, इसकी ओरिजिनल लेंथ dx ही है, इसकी जो थिकनेस यहां पर दिख रही है वही इसकी इस डायरेक्शन में लेंथ है, तो लेंथ इसकी स्ट्रिप की कितनी है आपके पास, dx, और टोटल लेंथ मान लो इसकी टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक जो टोटल लेंथ है, लेट्स सपोज ये L है, टोटल लेंथ L है। अच्छा, जो E स्ट्रेन है, स्ट्रिप में जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, स्ट्रेस इन स्ट्रिप डिवाइड बाय E, और E क्या है, यंग्स मॉडुलस, तो इसका पूरी का सेम रहेगा, एक ही मटेरियल है, तो यानी कि, और स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, P ऑफ स्ट्रिप डिवाइड बाय A, और E पहले से ही है, और P ऑफ स्ट्रिप की वैल्यू क्या है, P, तो यानी कि P बाय AE, ये भी लिख सकते हो, और A की जगह आप क्या लिख सकते हो, पाई बाय 4d², यानी कि 4P डिवाइड बाय पाई d² इंटू E, ये वैल्यू किसकी आएगी, E ऑफ स्ट्रिप, और यहां से हमें पता चला है कि E ऑफ स्ट्रिप क्या आएगी, डेल्टा ऑफ स्ट्रिप डिवाइड बाय dx, तो डेल्टा ऑफ स्ट्रिप, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशनों से डेल्टा ऑफ स्ट्रिप डिवाइड बाय dx, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल, यही भी स्ट्रेन है, दिस इज इक्वल टू 4P डिवाइड बाय पाई d² इंटू E, यानी कि डेल्टा ऑफ स्ट्रिप को आप लिख सकते हो 4P डिवाइड बाय पाई d² E इंटू dx। ये आपके पास आया स्ट्रिप की डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन इन स्ट्रिप, जो स्मॉल स्ट्रिप आपने ली है सिर्फ उसमें ये इलोंगेशन आई। बट डी की वैल्यू हम देख लेते हैं, डी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, आप मैथमेटिकली देखोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के इस टाइप से इस डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, मैथमेटिकल है प्योरली, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, डी की वैल्यू आएगी d1, ये वाला डायमीटर, प्लस समथिंग होगा, प्लस ये वाला चीज ऐड होगी और ये वाली चीज दोनों तरफ आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी d2 माइनस d1 इंटू x बाय l, ये वैल्यू आएगी आपके पास d की। तो d की वैल्यू आप यहां पे ये पुट कर दोगे तो डेल्टा ऑफ स्ट्रिप क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा ऑफ स्ट्रिप की वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू 4P डिवाइड बाय d1 प्लस d2 माइनस d1 इंटू x बाय l, और d का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर, पाई आगे, पाई d² इंटू E, और इंटू क्या है यहां पर dx इंटू डी, ये स्ट्रिप आया। और डेल्टा टोटल की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, टोटल इलोंगेशन इन ये बार, टोटल इलोंगेशन इन बार निकालोगे तो क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे और इसका भी आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, कहां से लेके कहां तक, 0 टू L, तो ये डेल्टा टोटल की वैल्यू आ जाएगी 0 टू L, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन यहां पर हम इंटीग्रेशन करके आपको नहीं दिखाएंगे, इंटीग्रेशन आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं ट्राई, और नहीं भी करोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, मेन चीज़ है रिजल्ट क्या रहेगा और इसका कंसेप्ट क्या है, वो मेन है, कंसेप्ट हमने समझ लिया, अब रिजल्ट की बात करते हैं। तो आप इंटीग्रेशन करोगे जब 0 टू L, तो डेल्टा टोटल की वैल्यू आएगी 4P डिवाइड बाय पाई d1 इंटू d2 इंटू E, डेल्टा टोटल की वैल्यू क्या आएगी, 4P डिवाइड बाय पाई d1 इंटू d2 इंटू E, ये किसके लिए है, टेपर्ड बार के लिए, दिस इज फॉर टेपर्ड बार।
अगर प्रिज्मेटिक बार होती तो प्रिज्मेटिक बार डेल्टा ऑफ पी प्रिज्मेटिक बार के लिए क्या आता 4p। इसी टाइप से मान लो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बार है तो उसमें आता 4p डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर इंटू ई। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए, अगर इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर किया जाए, मान लेते हैं ये अगर प्रिज्मेटिक होती तो ये डी होता, डी मीन लिख लेते हैं इसको, दिस इज डी मीन का स्क्वायर इंटू ई। अगर दोनों को कंपेयर करोगे दोनों इक्वेशनों को तो आपको डी मीन की वैल्यू आएगी, क्या आएगी d1 d2 का अंडर रूट। कैसे, यहां देखो अगर दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करोगे, इसको इसके इक्वल लिख दोगे तो 4p से 4p कैंसिल हो जाएगा, पाई और ई पाई ई से कैंसिल हो जाएगा, तो डी मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा d1 d2 ये आ जाएगा। यानी कि डी मीन की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ d1 d2। और ये भी क्वेश्चन, एक तो यही वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यही वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि टेपर्ड बार में इलोंगेशन की वैल्यू कितनी होगी। इलोंगेशन भी बोल देते हैं इसको, एक्सटेंशन भी बोल देते हैं। इलोंगेशन कितनी होगी या एक्सटेंशन कितनी होगी या डिफॉर्मेशन कितनी होगी या चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो ये सब यही है, एक ही चीज है 4p डिवाइड बाई पाई d1 d2 इंटू ई। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि टेपर्ड बार में इलोंगेशन और प्रिज्मेटिक बार में इलोंगेशन अगर सेम है तो जो मीन डायमीटर होगी, मीन डायमीटर की वैल्यू क्या होगी, वो ये होगी, मीन डायमीटर क्या होगा रूट ऑफ d1 d2। तो ये हमने पढ़ा इलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार अंडर एक्सियल लोडिंग। तो ये हमने अभी जो डिस्कस किया है वो केस 1 डिस्कस किया है और उसकी एक एप्लीकेशन भी पढ़ ली है। अब केस 2 डिस्कस करेंगे। इसके बाद केस 2 में क्या पढ़ेंगे, अगर आपका केस 2 में क्या आएगा, अगर आपका लोड जो है वो मल्टीपल पॉइंट्स पे लग रहा हो तो तब उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट केस में। अब आ जाते हैं हम सेकंड केस पे। सेकंड केस में क्या है, जब लोड आपका एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स पे एक्ट कर रहा हो, जैसा कि यहां पर गिवन डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर इस पॉइंट पे लोड 3p एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे 2p एक्ट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर यहां पर 4p एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में और यहां पर 5p लोड एक्ट कर रहा है। तो इस टाइप से लोड एक्ट कर रहा है डिफरेंट जगह पे। आप इस केस में अगर यहां पर डायमीटर भी अलग अलग है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर डायमीटर सेम है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं कि सबका एरिया सेम है, डायमीटर सबका सेम है, या एरिया सिर्फ एरिया की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, एरिया की फॉर्म में हम लिख लेंगे कि हम मान लेते हैं कि सबका एरिया सेम है और लेंथ भी आपको यहां पर गिवन है, सबकी लेंथ L है, हर पार्ट की लेंथ क्या है L है, L लेंथ गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, हमें पता है मेथड ऑफ सेक्शन बहुत ही आसान है और उसी को हम यूज करेंगे जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो देखो पहले जो सबसे लास्ट में है यहां पर सबसे राइट साइड में जो है उसमें हम उसको मान लेते हैं ये नंबर 1 है एलिमेंट आपका। यहां पर एक सेक्शन ले लेते हैं 1 1 सेक्शन, इसमें ये सेकंड एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट में भी एक सेक्शन ले लेते हैं 2 2 सेक्शन, और ये वाला एलिमेंट सपोज करो थर्ड एलिमेंट है, इसमें भी एक सेक्शन ले लेते हैं 3 3 सेक्शन, और लास्ट वाला जो है सेक्शन उसको 4 मान लेते हैं, फोर्थ एलिमेंट, इसमें भी एक 4 4 सेक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं। इस टाइप से हम सेक्शंस कंसीडर कर लेते हैं। मेन चीज जो है, सबसे जो मेन काम है वो हमारा क्या है, लोड की वैल्यू निकालना हर सेक्शन में या हर कंपोनेंट में कह सकते हो आप। हर कंपोनेंट में हमें अगर लोड की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मेथड ऑफ सेक्शन लगाया था तो एक साइड के लोड आपको काउंट करने हैं और कोशिश करो कि वो साइड लो जो आपकी फ्री हो। इस साइड में फ्री दे रखा है, अगर दूसरी तरफ भी फ्री गिवन होता तो आप दूसरी तरफ से भी ले सकते थे, बट यहां पर फ्री इस साइड में है। अब इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे, क्योंकि यहां पर एक रिएक्शन लग रही होगी, वो रिएक्शन आपको पहले निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। तो हम राइट साइड से ही कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहले P11 निकालेंगे, ये 11 जो सेक्शन है यहां पर P कितना एक्ट कर रहा है इसको P1 लिख लेते हैं, और ये वैल्यू सिर्फ राइट साइड के हम जितने भी लोड एक्ट कर रहे हैं उनको ऐड कर देंगे। तो इस 11 सेक्शन से राइट साइड में कितना है 3P, और वो भी टेंसाइल लग रहा है, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी है प्लस
3p। तो हम कौन सी साइड के कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ से हमने देखा कि 3p p11 की वैल्यू है। अब आते हैं p22 की वैल्यू, p एट 22 सेक्शन, या इसको p2 लिख लेते हैं सेकंड एलिमेंट में p2 की वैल्यू। अब जो ये सेक्शन बनाया हमने, सिर्फ इससे इस साइड पे काउंट करेंगे। इस साइड में देखो 3p है और ये टेंसाइल है, पहले तो इसको लिख लेंगे 3p। इसके अलावा और कोई लोड, ये वाला 2p इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है, 2 सेक्शन को कंप्रेस कर रहा है, तो -2p। कंप्रेसिव है तो नेगेटिव ले लेंगे, तो ये टोटल लोड आएगा आपका 2 पे। उसके अलावा राइट साइड में और कोई लोड नहीं है, 2 ही लोड है, 3p प्लस का और 2p माइनस का। तो ये कितना बचा आपके पास, प्लस का p बचा, प्लस का p आ गया p2 की वैल्यू। अब p3 की वैल्यू, p एट 3 सेक्शन, या फिर इसको p3 लिख सकते हैं हम। p3 जब निकालोगे 3 सेक्शन ले लो, यहां से राइट साइड से कैलकुलेट करना शुरू कर दो। फिर से यहाँ पे 3p क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, टेंसाइल आएगा, तो पहले लिखेंगे प्लस का 3p। फिर 2p जो है वो कंप्रेसिव है, इसको कंप्रेस कर रहा है, तो -2p। उसके बाद ये 4p भी तो इसी डायरेक्शन में आप इसका कंप्रेस कर रहा है, 4p भी इसको कंप्रेस कर रहा है, 3 सेक्शन को 4p क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है इसकी तरफ, तो -4p। तो ये टोटल लोड। इसके अलावा 3 लोड है 3 सेक्शन से राइट साइड में, और कोई लोड नहीं है, तो इसको टोटल करोगे आप, कितना हो जाएगा, -3p। ये माइनस का 3p आएगा। ओके, अब निकालेंगे p एट 4 सेक्शन। 4 सेक्शन, इसको p4 भी लिख लेंगे हम। अब ये 4 वाला जो सेक्शन है, यहां से इससे राइट साइड में जो भी है वो कैलकुलेट करते जाएंगे। फिर जैसे 3p क्या है, पॉजिटिव है, तो पहले 3p प्लस का लिखेंगे। फिर उसके बाद यहां पर आए तो 2p माइनस का है, -2p। उसके बाद कौन सा लग रहा है, 4p भी कंप्रेसिव है, तो -4p। उसके बाद 4p के बाद 5p, अब 5p इसके ऑपोजिट हो गया, ये क्या कर रहा है, इसको टेंसाइल लोड लग रहा है इसके ऊपर, तो 5p क्या है, टेंशन में, तो प्लस का 5p। आप सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, +2p। ये वैल्यू +2p आ जाएगी। तो आपके पास p1 p2 p3 p4 सबकी वैल्यू आ गई है। अब जो निकालना है वो आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। जैसे सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा 1 आ जाएगी p1/a1। सिग्मा 1 को आप p1/a1, और p1 की जगह पे क्या लिखोगे, p1 क्या है, 3p के इक्वल, 3p/a1 को a ही लिख लो। और अगर d डायमीटर है, इसका बार है, तो क्या हो जाएगा, 3p डिवाइड बाय π/4 d², ऐसे लिख सकते हैं, और 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12p डिवाइड बाय π d²। अब d सबके लिए हमने सेम माना है, तो सबको लिए d ही वैल्यू आएगी, d1 d2 d3, इस टाइप से हम नहीं लिखेंगे। ऐसे ही सिग्मा 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या आएगी, p2/a2, और a2 a के इक्वल है, और p2 की वैल्यू क्या है, +p, तो p डिवाइड बाय a आ जाएगा ये, और यहाँ पे π/4 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 4p डिवाइड बाय π d²। ये आ जाएगी आपके पास सिग्मा 2। ऐसे ही सिग्मा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, p3/a3, और p3 की वैल्यू कितनी है, देखो p3 की वैल्यू यहाँ पे है -3p, तो -3p डिवाइड बाय, आप a को क्या लिख लो, π/4 d², तो ये ऊपर चला जाएगा, तो -12p डिवाइड बाय π d²। ये आपके पास सिग्मा 3 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आप सिग्मा 4 की वैल्यू लिख सकते हो। सिग्मा 4 कैसे आएगा, p4/a4, और p4 की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी हमने, कितनी है, +2p, तो p4 की जगह क्या लिखेंगे, 2p प्लस का 2p, और एरिया की जगह π/4 d², तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 8p डिवाइड बाय π d²। ये सिग्मा 4 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी आप डेल्टा की वैल्यूज भी निकाल सकते हो। डेल्टा क्या होता है, PL/AE। तो यहां पर आप डेल्टा 1 की वैल्यू निकालोगे, p की जगह क्या लिखोगे, डेल्टा 1 कैसे लिखोगे, P1L1/A1E1। अब P1 की जगह क्या है, p है, P1 की जगह क्या है, 3p, तो डायरेक्टली 3p, L1 की जगह L ही है, A1 की जगह A ही है, और E1 की जगह E है। सपोज कर लो सेम मटेरियल है, अगर अलग अलग होगा तब भी आप A1 E1 L1 करके आप लिख सकते हो।
ऐसे ही आप डेल्टा 2 की वैल्यू लिख सकते हो। डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आएगी, P2L2 बाय A2E2। और P2 की वैल्यू जैसे सिग्मा 2 निकाला था तो P2 की वैल्यू क्या है, प्लस P है, तो PL बाय AE, क्योंकि L2 भी L के इक्वल है। यहां से पता चल रहा है L1 भी L के इक्वल है, सॉरी L1 भी L के इक्वल है, L2 भी L के इक्वल है, L3 भी L के इक्वल है और L4 भी L के इक्वल है, सबकी लेंथ सेम है। ऐसे ही आप डेल्टा 3 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, P3L3 बाय A3E3 और इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे। P3 की जगह पे क्या आएगा, P3 क्या है, -3P, तो -3PL डिवाइड बाय A इंटू E। ऐसे ही डेल्टा 4 की वैल्यू क्या आएगी, P4L4 डिवाइड बाय A4E4। तो P4 की वैल्यू आपको पता है, P4 कितना है, 2P है, तो 2PL डिवाइड बाय AE, ये प्लस का है। ठीक है, तो इस टाइप से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आ गई। और डेल्टा टोटल को आप लिख सकते हो, डेल्टा टोटल की वैल्यू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4। हाँ, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, जब आप ऐसे लिखोगे तो जो प्लस का है उसको प्लस का लिखना है, जो माइनस का है उसको माइनस का ही लिखना है, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से आप डेल्टा टोटल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सिंपल है, मेथड ऑफ सेक्शन से बहुत इजी है। मेथड ऑफ सेक्शन से ही करेंगे सारे क्वेश्चन। मेथड ऑफ सेक्शन बहुत इजी है, इसी को यूज करेंगे। हाँ, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से मेथड है। मैंने आपको बताया था कि एक्सियल लोडिंग मेथड भी होता है, उसको नेक्स्ट केस में करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। एक्सियल लोडिंग मेथड को कैसे करते हैं। यहाँ पर जहां पर आपकी लेंथ है, सबको इसको पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर लो और यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये 0 ले लो, यहाँ पे 0 और यहाँ पर लगा लो एक्सियल लोड। अब देखो इस जगह से स्टार्ट कर दो, इस जगह पे कितना लोड है, 3P, और क्या है, प्लस का है, तो प्लस 3P हो जाएगा। 3P ये इस टाइप से मान लो, यहां पर है आपका 3P प्लस का, प्लस 3P यहां से लेके यहां तक कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा, इसके अलावा 3P ही है। अब 3P होने के बाद 2P कंप्रेसिव, यानी कि 2P इसमें से माइनस हो जाएगा, -2P। 2P माइनस करने के बाद क्या बचेगा आपके पास, P बचेगा। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, यहां से लेके यहां तक अगर वैल्यू हम देखें तो ये वैल्यू 2P, तो P आएगा। अब यहां से लेके यहां तक P ही रहेगा, यहां से लेके यहां तक P रहेगा। फिर 4P माइनस का, तो 4P माइनस का, तो P यहां पे है, P में से एक P माइनस हुआ, फिर कितना बचेगा यहां पर, -3P चला जाएगा। क्योंकि ये जो यहां से लेके यहां तक टोटल निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4P के इक्वल। तो P पहले था और 4P नीचे गया, तो माइनस का कितना हुआ, 3P। उसके बाद फिर ये यहां पे, अब यहां पे आने के बाद 5P प्लस का, तो इसमें -3P में 5P प्लस करेंगे तो -3P ये हो गया, तो यहां पर कितना बचेगा आपके पास, 2P आएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 5P, और ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा एक्सियल लोड डायग्राम। तो इस टाइप से हम लोड डायग्राम बना सकते हैं। तो लोड डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि कौन से मेंबर में कितना लोड है, ये भी बना सकते हैं। बट मेथड ऑफ सेक्शन से इजी कुछ नहीं है, तो मेथड ऑफ सेक्शन ही हम यूज करेंगे। तो ये केस 2 पढ़ा हमने कि जब आपका लोड जो है वो मोर देन 1 पॉइंट पे एक्ट कर रहा हो। शाफ्ट इन सीरीज ही पढ़ रहे हैं अभी भी। बार्स जो है, बार्स आपकी क्या है, सीरीज में है। अब सीरीज में बार्स है। अब नेक्स्ट जो हम इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे वो सीरीज में ही रहेंगी बार अभी भी। केस 3 और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम बार फिक्स्ड एट बोथ एंड। अगर दोनों तरफ से फिक्स कर दिया जाए बार को और उस टाइम पे उसके बीच में लोड लग रहा हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो करेंगे। और उसके बाद बार्स इन पैरेलल, तो ये उसके बाद हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। बस इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।